नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। जीएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि हम आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं या कुछ आईपीसी के वीडियो लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आगे भी इसी तरह अपलोड करते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए निःशुल्क वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे वीडियो लेक्चर को सुनना ना भूलें। यह वीडियो लेक्चर जो आपको बताए जा रहे हैं, ये परीक्षाओं की दृष्टि से यानी न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको किसी भी वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले यानी स्टार्ट करने से पहले एक ही बात का ध्यान रखना है कि पेन, कॉपी, हेडफोन, बेयर एक्ट या बुक इत्यादि चीज़ों को लेकर बैठना है। इससे क्या होता है कि जैसे ही हम पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ हमको अच्छी देखने को मिलती है या जो मेरे द्वारा बताई गई है वो ऐसा फैक्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको आपको नोट डाउन करना है और हल्के हाल आपको रीड आउट भी करना है बेयर एक्ट से कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि वीडियो देखने के बाद तो ये लगता है कि हमको सब कुछ समझ में आ रहा है। इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप वीडियो को देखने के लिए यह ज़रूर अपनाएं कि आपको वीडियो समझ में आ जाए। चलिए, आज का हम जो टॉपिक है भारतीय दंड संहिता का सेक्शन नंबर 70 से लेके आगे तक जहाँ तक हम कवर होगा करेंगे। और पिछले हमने 69 तक ऑलरेडी टॉपिक करा चुके हैं। 8-10 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जो आप लोगों ने, मैं आशा करता हूं कि देख ही लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो जीएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लें, जिससे वो वीडियो भी या आपकी समझ में जो छूट गई हैं वीडियो वो आपकी समझ में आ जाए। चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने एक सेक्शन पढ़ा था 67वां सेक्शन पढ़ा था। 67 आपको याद आ रहा होगा कि हमने क्या पढ़ा था। मैं आपको इसको एक बार और बता देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है और परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। सेक्शन 67 कहता है कि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है और व्यक्ति जुर्माने का संदाय नहीं करता तो उस स्थिति में कारावास उसको दिया जाएगा, और कारावास भी दिया जाएगा तो वो सादा होगा। इसकी मैंने आपको 3 कैटेगरी सरल तरीके से बताई गई थी, वो मैं आपको फिर एक बार लिखे देता हूँ यदि आपको याद नहीं आ रही हो तो। कारावास हमारा सादा होता है। कारावास कैसा मिलता है? सादा मिलता है।
ये चीज़ मैंने आपको लिखाई थी, बिल्कुल सरल तरीका है, इससे सरल तरीका कोई भी नहीं है याद करने का। यदि 1 रुपये से 50 रुपये तक है तो 2 माह का सादा कारावास मिलेगा। यदि 51 रुपये से 100 तक है तो 4 माह का कारावास मिलेगा। और 101 यानी 100 रुपये से अधिक है तो 6 माह का सादा कारावास मिलेगा। अब चलते हम सेक्शन नंबर 70 की ओर। क्या कहता है हमारा सेक्शन नंबर 70? सेक्शन 70 कहता है कि जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर, जो जुर्माना है आपने 6 वर्ष के भीतर नहीं दिया, जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर, कितने वर्ष? 6 वर्ष के भीतर, या उस कारावास के भीतर जब तक आप जेल में हैं। यानी मान लीजिए आपको आजीवन कारावास जेल हो गया, तो जब तक आप जेल में हैं तब तक आपसे कारावास किसी भी वक्त वसूला जा सकता है। यदि मान लीजिए इन परिस्थितियों में आपकी मृत्यु हो जाती है, ये कंडीशन है फुलफिल हो रही हैं, और इसके भीतर मान लीजिए आपकी डेथ हो गई, डेथ हो जाती है, तो आपकी संपत्ति से जुर्माने को वसूल लिया जाएगा। मतलब ये है कि आपको जुर्माना देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप चुका दीजिए। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति से उद्घृत कर लिया जाएगा। उद्घृत मतलब आपकी संपत्ति से ले लिया जाएगा। चलिए मैं एक बार आपको इसकी बेयर की लैंग्वेज पढ़ के सुनाई देता हूँ, फिर आपकी समझ में और अच्छे तरीके से ये लैंग्वेज आ जाएगी। 6 वर्ष के भीतर जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्घृण होना, संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त मृत्यु के पश्चात भी नहीं करती। मतलब संपत्ति को उन्मुक्त नहीं कर सकती, संपत्ति से ले लिए जाए। जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया ना गया हो, कोई जुर्माना या उसके जुर्माने का कोई भाग है और उसको क्या ना किया गया हो, चुकाया ना गया हो। दंडादेश दिए जाने के पश्चात, अब आपको जो दंड दिया गया है उसके पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, मैंने आपको बताया 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास के लिए दंडनीय बनाया गया है, तो मैंने आपको उदाहरण बताया था LI वाला, मतलब 6 वर्ष से अधिक के कारावास से, तो उन कालावधियों के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्घृत किया जा सकेगा और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को या उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों को वैध रूप से दायी होंगे इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करता है। आपकी बिल्कुल समझ में आ गया हो। मैंने आपको जो लैंग्वेज इसलिए पढ़ के बता दी कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 71 के बारे में। सेक्शन नंबर 71 हमारा जो कहता है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, जब कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी। सेक्शन नंबर 71, इसको भी मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसको संक्षिप्त में बता दूँगा। हालांकि ये बहुत ही लंबा सेक्शन है, लेकिन चलिए मैं एक बार इसको रीड करके बता देता हूँ। जहाँ की कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनसे कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बना है, वहाँ अपराधी ऐसे अपराध में से एक से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब अपराधी को दंड जो मिलेगा वो एक ही मिलेगा,
जब तक कि अव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया तो आपको एक दंड मिलेगा, कोई भी। कौन सा दंड मिलेगा? एक दंड मिलेगा। चलो, कितना दंड मिलेगा? एक। कब मिलेगा एक? जब उपबंधित ना हो। यदि उपबंधित किया गया है तो अन्य दंड भी मिल सकता है। चलिए आगे और देखते हैं। जहाँ कोई बात अपराधों में परिभाषित या दंडित करने वाली तत्सम प्रवर्त विधि के दो या अधिक अपराधों को पृथक परिभाषाओं में आने वाले अपराध हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ ना पढ़ें, सेक्शन लंबा है। इसका सीधा एक ही बात याद रख लें कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए एक ही दंड से दंडित किया जाएगा। जब तक कि विधि में उपबंधित ना हो तब तक आपको दूसरा दंड नहीं दिया जाएगा। इसके दो उदाहरण भी हैंगे, उदाहरण पढ़ लेना, उदाहरण सरल है। और उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 72। सेक्शन नंबर 72 ये कहता है कि मान लीजिए आपने दो अपराध किए। आपने कितने अपराध किए? दो, ए और बी अपराध किए आपने। अब क्या होता है, जब आपने अपराध किए तो ये अपराध कैसे हैं? संदेह की स्थिति में हैं। ये अपराध संदेह की स्थिति में है। तो आपको किस अपराध के तहत जो दंड दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा जो सबसे कम दंड हो, जिसमें सबसे कम दंड हो, उस दंड के लिए आपको दोषी बनाया जाएगा। चलिए मैं एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ। कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि किस अपराध का दोषी किया जाए। मैंने यही बताया है। उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है। अपराध उसने एक या दो से अधिक किए हैं तो उनमें से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी होगा। यदि वह दंड सब में उपबंधित नहीं है तो उस अपराध से दंडित किया जाएगा जिसमें सबसे कम दंड का उपबंधित किया गया है। जिसमें दंड कैसा है? सबसे कम दंड का उपबंधित किया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है, सबसे कम दंड वाले से आपको दंडित किया जाएगा। और आपको ये देखना संदेह की स्थिति, दो चीज़ें इसमें मैंने याद रखना। एक तो है संदेह की स्थिति और दूसरी है कम दंड दिया जाएगा जब दो से अधिक अपराध हो। आप कई अपराध कह सकते हैं, दो से अधिक कई अपराधों के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन, इम्पोर्टेंट सेक्शन है 73 और 74। 73-74 को मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से समझा देता हूँ और 73-74 आपको एक साथ ही पढ़ना है। तो ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 73 और ये रहा हमारा उसका बड़ा भाई सेक्शन नंबर 74। क्या कहता है? इसमें बताया गया है एकांत परिरोध। क्या है? एकांत परिरोध। और इसमें है एकांत परिरोध की अवधि। पहले एकांत परिरोध है, फिर इसकी अवधि के बारे में बताया गया है। तो अब हम पहले तो ये देखते हैं कि एकांत परिरोध किन अपराधों में मिलता है, या ऐसे कहना है कि एकांत परिरोध पहले सबसे प्रश्न यही उठता है कि एकांत परिरोध होता क्या है। तो एकांत से हमारी समझ में ही आ रहा है कि व्यक्ति को एक जगह पर, मतलब एकांत जगह पर बंद करना। परिरोध यानी बंद करना, यानी उसको एकांत जगह में
बंद करना। जैसे जैसे कि पहले हम उनको काला पानी की सज़ा बोला करते थे कि किसी को काला पानी की सज़ा हो गई है, उसको द्वीप समूह पे ले जाके समुद्र में अकेले सुनसान जगह पे उसको एक घर में कैद कर दिया जाता था। ये एकांत परिरोध है। एकांत परिरोध इसलिए दिया जाता है, इससे क्या होता है, जब अपराधी अकेला रहता है तो उसको प्रायश्चित होता है, वो अपने अपराध के लिए पछतावा कर सके, सोच सके कि मैंने क्या किया, एनालिसिस किया, वो अपने जो सामाजिक स्तर है उससे स्वयं अकेले में जीने की आशा रहती है, बस उसको वह समाज में नहीं रहता। तो एकांत परिरोध, अब ये तो मैंने बता दिया कि एकांत परिरोध होता क्या है। अब एकांत परिरोध किन अपराधों में दिया जाता है, जो एकांत परिरोध है हमारा किन अपराधों में दिया जाता है। तो एकांत परिरोध हमेशा कठिन कारावास से दंडनीय मामलों में दिया जाता है। कैसे मामलों में? कठिन कारावास के मामलों में एकांत परिरोध हमेशा दिया जाता है, कठिन कारावास के मामलों में। अब जो एकांत परिरोध वो दिया जाएगा, वो सर कितना दिया जा सकता है? 1 साल, 2 साल, 5 साल या फिर लाइफ तक कितना दिया जाएगा? 1 साल। तो एकांत परिरोध जो दिया जाता है वो दिया जाता है ओनली 3 माह तक। 3 माह तक का मतलब ये है कि 3 माह से कम दे सकती है, लेकिन 3 माह से अधिक नहीं होगा। 3 माह तक मतलब 3 माह से कम दे सकते हैं और 3 माह से अधिक नहीं होगा किसी भी स्थिति में। अब सर क्या किसी व्यक्ति को 3 माह तक यदि एकांत परिरोध दे दिया गया है तो क्या एक बार में ही भेज दिया जाए कि 3 माह तक आप जाएं? तो इसकी क्या है, जो अपराधी को कठोर कारावास से दंडनीय अपराधों के बारे में प्रावधान बताया गया है, तो उसकी दंड की विधि के आधार पर उसको रखा जाता है। 1 माह रखना है, 2 माह रखना है, 3 माह रखना है। तो ऐसे करके उसकी 3 कैटेगरी बनाई गई हैं एकांत परिरोध के बारे में। अब सर वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं, आप जल्दी से हमको वो और बता दीजिए जिससे हमारी समझ में आ जाए। बिल्कुल आएगा आपकी समझ में, थोड़ा सब्र रखो। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध दिया जाता है तो उसको एक बार में किसी भी दशा में 14 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा। अब सर ये क्या बोल दिया आपने? एक बार में 14 दिन, इसको देख लें। आपको किसी को भी एकांत परिरोध या किसी अपराधी को एकांत परिरोध दिया जाना है तो उसको एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा। लेकिन एकांत परिरोध कितना दिया जा सकता है? 3 माह से अधिक नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक बार में देना है तो कितना दिया जाएगा? 14 दिन से अधिक किसी भी स्थिति में नहीं दिया जाएगा। सर ये तो बड़ी समस्या है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा आपको वीडियो को शांतपूर्ण तरीके से देखना है और यह आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब अभी तो मैंने आपको ये डेटें आपको बताई हैं, ये आपको महीने बताए हैं। अब एक दिन और आएगा आपका, इसमें आएगा वो 7 दिन। यदि मान लीजिए किसी अपराधी को 3 माह से अधिक के कठोर कारावास से दंडनीय है, 3 माह से अधिक के कठोर कारावास से दंडनीय है, तो उसको एक बार में 7 दिन से अधिक एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। एक बार में कितना? 7 दिन। एक बार में कितना? 7 दिन। सर अभी कह रहे थे 14 दिन। 14 दिन किसी भी स्थिति में 14 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। यदि कठोर कारावास की अवधि 3 माह से अधिक है, कितनी है? 3 माह से अधिक।
तो 7 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा। अब चलिए मैं आपको इसकी कैटेगरी और बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको 67 पढ़ाया, ठीक उसी प्रकार आपको इसकी रेंज में आपको लिखा देता हूँ, आपको बिल्कुल भी परेशानी इसमें नहीं आएगी। देखिए, अब एकांत परिरोध की मैंने आपसे कहा कि एक तो दिन 6 माह तक आता है, कठोर कारावास है, ध्यान रखना। एकांत परिरोध हमेशा कठोर कारावास में दिया जाता है। एक तो मैंने 6 माह बता दिया आपको, एक 6 माह से अधिक, कैसे कह ले, 6 माह तक ये हो गया, 6 माह से हो गया 12 माह तक, 12 माह तक या 1 वर्ष, एक ही बात है। और ये है 1 वर्ष से अधिक, ठीक है। अब इसको लिख लो, 6 माह से अधिक किंतु 12 माह तक, और 6 माह तक और 1 वर्ष से अधिक, कितना भी कठोर कारावास हो। तो सर इस स्थिति में कितना कितना आपको एकांत परिरोध दिया जाएगा, उसके बारे में ये कैटेगरी अलग अलग बताई गई। तो 6 माह वाले में 1 माह डाल लें, और दूसरे वाले में 2 माह, तीसरे वाले में 3 माह, 1 माह, 2 माह और 3 माह। अब क्या है, आपको 14 दिन और 7 दिन का अंतर के बारे में मैं बता दूं कि 14 दिन और 7 दिन का आप अंतर कैसे से देख सकते हैं। तो देखिए, अब कठोर कारावास मान लीजिए ये 6 माह से तक हो रहा है, तो 6 माह तक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको 1 माह का एकांत परिरोध दिया जाएगा। तो आप इसमें ध्यान रखना कि इसमें किसी भी व्यक्ति को जब आपको क्या दिया जाना है, कठोर यानी एकांत परिरोध 1 माह का दिया जाना है, तो अब इसमें एक बार में कितना दिया जा सकता है, तो वो दिया जा सकता है ओनली 7 दिन का। 7 दिन का दिया जाएगा, फिर अंतराल रखा जाएगा, फिर 7 दिन का दिया जाएगा, ऐसे करके 1 माह दिया जाएगा। अब मान लीजिए इसमें कठोर कारावास उसको दिया गया था 2 माह का, अब 2 माह का दिया गया कठोर कारावास, तो उस स्थिति में उसको एकांत परिरोध कितना मिलेगा, 1 माह का। लेकिन उसको आप एक बार में 7 दिन की जगह उसको आप 14 दिन का एकांत परिरोध दे सकते हैं। तो ये हमारे एकांत परिरोध के बारे में मैंने महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी हैं। 14 दिन कब देता है एक बार में, 7 दिन कब देता है एक बार में, और इसको मैंने आपको ग्राउंड बता दिया। पहले एकांत परिरोध आता है सेक्शन नंबर 73 में, फिर हमने एकांत परिरोध की अवधि आती है। आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 75। ये हमारा अध्याय 3 का लास्ट सेक्शन है, और अध्याय 3 आज हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। अध्याय 3 कहता है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात, मान लो एक बार व्यक्ति दोष सिद्ध हो गया है, कौन कौन से अपराधों में, चैप्टर नंबर 12 और 17 के अपराधों में पूर्व दोष सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वर्धित दंड मिलेगा। देखिए, आप सीधी बात एक ही रखें, आप पहले अपराध किया, आपको दंड मिल गया, दूसरी बार अपराध करोगे, जब आप जाओगे तो न्यायालय कहेगा आप पहले भी अपराध कर चुके हैं, यानी आपकी स्थिति सुधरी नहीं है अभी तक, आप अपराध प्रवृत्ति के हो गए हो, तो आपको वर्धित दंड मिलेगा। कैसा दंड मिलेगा, वर्धित दंड मिलेगा। वर्धित दंड का मतलब होता है बढ़ा हुआ दंड, बढ़ा हुआ दंड आपको मिलेगा। अब वो अपराध जो हैं कितने हैं, 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय होना चाहिए। इसके संबंध में 12 सप्ताह अध्याय लागू होता है। और यदि पश्चातवर्ती अपराध करता है तो उसको जो पश्चातवर्ती अपराध में दंड मिलेगा वो मिलेगा,
वो दंड मिलेगा LI या जो 10 वर्ष तक हो सकेगा, या फाइन या बोथ, इतना उसको दंड मिलेगा सेक्शन नंबर 75 के अंदर। ये हमारा सेक्शन यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप लोगों ने यदि अध्याय 3 को बहुत ही अच्छे तरीके से सुना होगा तो आपकी समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया हो, और यदि आपकी समझ में यह वीडियो देखने के बाद यह लगा है कि हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लेना, और चैनल सब्सक्राइब का मैं आपसे बार बार तो नहीं कह सकता, लेकिन आप JF लॉ क्लासेस के परिवार के सदस्य हैं तो आप सब्सक्राइब तो करके ही रखते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने हमारी वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद।